बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है प्रोफेशनल एथिक्स एंड कोड ऑफ एथिक्स। हमने पहले भी एथिक्स की बात की थी, आज भी हम कोड ऑफ एथिक्स को देखेंगे। आज के हमारे एजेंडे में सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा और उसके बाद हम कोड ऑफ एथिक्स देखेंगे और फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने कुछ कोड बनाए हुए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, जैसे IEEE, ACM और थोड़े से सिनेरियोस को भी हम डिस्कस करेंगे। IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स हैं, ये आपके कंप्यूटर साइंस के ऊपर काम करते हैं, कोड्स बनाते हैं, इसलिए हम इनको यहाँ डिस्कस करेंगे। ACM भी क्या कर रहा है, कंप्यूटिंग से रिलेटेड आपके कोड्स बनाता है, तो ACM का जिक्र भी इसीलिए इस कोर्स में किया जा रहा है। फिर हम सिनेरियोस भी देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। लॉ क्या होता है? हर मुल्क का अपना एक कानून होता है, ठीक है। कानून में क्या होता है, यानी ऐसी चीज़ें, ऐसे एक्शंस जिनको आपकी सोसाइटी अलाउ नहीं करती। इसी तरह आपका जो लॉ सूट है, यानी आपका जो कानून है, वो आपका को अलाउ नहीं करता। जैसे चोरी करोगे तो सज़ा मिलेगी, अगर किसी का कत्ल करोगे तो इसकी एक अलहदा से सज़ा है। तो ये क्या होते हैं, बेसिकली आपके रूल्स होते हैं दैट मैंडेट और प्रोहिबिट सर्टन बिहेवियर इन सोसाइटी। इसलिए सज़ा भी रखी जाती है ताकि आप उस बिहेवियर को अपनी सोसाइटी में रोक सकें जो कि आप पसंद नहीं करते। लाइक चोरी करना बुरी बात है, चोरी अच्छी चीज़ नहीं है, इसलिए हमने उसके ऊपर एक सज़ा रख दी है कि कोई अगर चोरी करता है तो उसको सज़ा मिलेगी अकॉर्डिंग टू स्टील रूल, जो भी होता है, जितने महीने भी कैद है। इसी तरह अगर कोई किसी का मर्डर करता है तो वो भी क्या है, एक क्राइम है, क्राइम की भी एक ख़ास सज़ा है ताकि आप अपनी सोसाइटी में इस चीज़ को रोक सकें, फैलने से रोक सकें। इसी तरह मोरल वैल्यूज़ है, द फिक्स्ड मोरल एटीट्यूड और कस्टम्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप। तो हर डिफरेंट सेक्ट्स होते हैं, तो हर सेक्ट की, या कोई रिलीजियस ग्रुप है, हर रिलीजियस ग्रुप की, या डिफरेंट कह लो आप लोगों के रिलीजन्स हैं, तो हर रिलीजन के अपने मोरल वैल्यूज़ होती हैं जिनको हमें रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। इसी तरह एथिक्स होते हैं, डिफाइन सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स, जिनको आप सोशली एक्सेप्ट करते हो। लाइक अगर आप बस में जा रहे हो, कोई एजिड पर्सन को देखते हो कि वो खड़ा हुआ है, तो आप क्या करते हो, ये आपके एथिक्स में क्या आप अपनी जगह छोड़ देते हो। इसी तरह कोई गिर गया है तो आप उसको उठाते हो कि ये गिर गया है, तो ये क्या आपके बेसिक एथिक्स होते हैं। कोड ऑफ एथिक्स इस्टेब्लिश्ड बाय वेरियस प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। जब कोड ऑफ एथिक्स की बात की जाती है तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने, जब ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो वहाँ पे प्रोफेशनल्स हैं, जब प्रोफेशनल हैं तो आप लोगों ने काम कैसे करना है, तो आप क्या करते हो, कोड ऑफ एथिक्स बनाते हो, इस्टेब्लिश करते हो, ताकि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को उनके अकॉर्डिंग क्या कर सको, रन कर सको। प्रोड्यूस अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन जजमेंट। वो कहते हैं कोड ऑफ एथिक्स का फ़ायदा क्या है अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बना रही है, कि वो क्या कह रहा है कि प्रोड्यूस अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन जजमेंट, कि अगर आपका कोई केस आ जाता है, यानी आपको जजमेंट करनी है, कोई डिसीजन लेना है, अगर आपके पास कोड ऑफ एथिक्स बने हुए होंगे तो आप उनको देखते हुए क्या करोगे, अच्छी तरीके से जजमेंट कर सकते हो और उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट होगा। आपके सामने एक चीज़ है बनी हुई है, आपने उसके अकॉर्डिंग एक डिसीजन ले लिया है। Establishes responsibility of professionals to act ethically according to the policies and procedures of their employers, professional organizations and laws of society. इसके बाद आप क्या करते हो, जो कोड ऑफ एथिक्स में क्या बना रहे होते हो, यानी प्रोफेशनल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, उसने किन पॉलिसीज़ और प्रोसीजर के तहत रहते हुए काम करना है, एथिकली काम करना है। उसके अलावा प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, हर प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन की अपने रूल्स, अपनी पॉलिसीज़ होती हैं और वो किसको, सोसाइटी को देख के बनाई जाती हैं ये तमाम चीज़ें। तो अगर ये आपके पास बनी हुई होंगी तो उनके अंडर उनकी चीज़ें देखते हुए आप आसानी के साथ काम कर लेते हो। जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने SOPs होते हैं, सर्विस रूल्स होते हैं, किसी जगह पे कोई बेनिफिट होता है, किसी जगह पे कोई बेनिफिट नहीं होता, तो ये चीज़ें ऑर्गेनाइजेशंस पहले से बना के रखती हैं। ऑर्गेनाइजेशंस assume responsibility to develop, disseminate and enforce policies। अच्छा जी, वो क्या कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है, अगर आपने कोड ऑफ एथिक्स बना लिए हैं, कुछ SOPs बना लिए हैं, कुछ पॉलिसीज़ बना ली हैं, तो उनका क्या काम है ऑर्गेनाइजेशन का, कि वो ये पहले तो पॉलिसीज़ को बनाएं और बनाने के बाद क्या करें, उनको स्प्रेड करें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तमाम एम्प्लॉयज़ को। और उन पॉलिसीज़ को सिर्फ बनाना नहीं है, ये नहीं कि बना के रख दिया और इसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, बल्कि उसको फोर्सफुली इन्फोर्स करें कि वो लोग जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो उनको क्या करें, इम्प्लीमेंट करें। Codes of ethics goals provide an aid to individual decision making. Presentation addresses 9 different cases with some overlap. वो कह रहा है कोड ऑफ एथिक्स बनाने का मकसद क्या है, कि आप ये कुछ हैं जिनको देखते हुए आप क्या कर रहे होते हो, अपने डिसीजन मेकिंग अच्छी तरह कर सकते हैं। अगर आपने कोई काम करना है तो आप क्या कर सकते हो, उन रूल्स को देख
के और फिर क्या कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो कि ये क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। इसी तरह अगर हम बात करें कोड ऑफ एथिक्स की कि वो किस किस पे काम कर रहे हैं, आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे बनाए गए हैं, प्राइवेसी पे बनाए गए हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल क्वालिटी, फेयरनेस और डिस्क्रिमिनेशन, लाइबिलिटी, सॉफ्टवेयर रिस्क, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, अनऑथोराइज एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम, इन सब पे क्या है आपके कोड्स बने हुए हैं जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं। IEEE कोड ऑफ एथिक्स, IEEE हमारे कंप्यूटिंग के कोड्स बनाता है, तो उसमें वो 3-4 चीज़ें देख रहा है। सबसे पहले वो क्या कर रहा है, IEEE कोड ऑफ एथिक्स एक्शन के ऊपर है, ठीक है। एक्शन में वो क्या कर रहा है कि आपके पब्लिकली एक्शन किस तरह का होगा, क्लाइंट और एम्प्लॉय के साथ एक्शन किस तरह का होगा, और प्रोडक्ट तीसरी चीज़ आ जाती है, वो प्रोडक्ट में आ जाती है। पहला पॉइंट आता है एक्शन, एक्शन में ये 2 पॉइंट्स आते हैं। पब्लिक में वो कहता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर शैल एक्ट कंसिस्टेंटली विद द पब्लिक इंटरेस्ट। जाहिर सी बात है, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जब आपने कोई प्रोडक्ट बनानी है तो आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो कह रहा है कि जब भी वो काम करे तो वो क्या पब्लिक इंटरेस्ट में हमेशा होना चाहिए। क्लाइंट एंड एम्प्लॉयर, software engineers shall act in a manner that is in the best interest of their client and employer consistent with the public interest। जब भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करे तो जाहिर सी बात है वो किसी कंपनी के लिए कर रहा होगा, तो अपने क्लाइंट और जो उसका एम्प्लॉयर है उसके साथ भी उसका यानी वो लॉयल होना चाहिए, आपका सही तरह उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए कि वो सही तरह उनके लिए काम कर रहा है, और पब्लिक इंटरेस्ट भी उसका होना चाहिए। IEEE कोड ऑफ एथिक्स का जो दूसरा पॉइंट है वो किसके बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में। कोड किसके बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में। प्रोडक्ट क्या कहता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर शैल इंश्योर दैट देयर प्रोडक्ट एंड रिलेटेड मॉडिफिकेशन मीट द हाईएस्ट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो भी प्रोडक्ट बनाने जा रहा है, या अगर उसने जो प्रोडक्ट बनाई है उसके अंदर उसे कोई चेंज करना पड़ रहा है, कुछ ऑल्ट्रेशन करनी पड़ रही है, तो क्या वो प्रोफेशनली स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, और ये मैं देखे क्या वो हाईएस्ट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। मैम आई कोड क्या है? IEEE क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या बनाती है, कंप्यूटिंग से रिलेटेड कोड्स बनाती है, कोड ऑफ एथिक्स बनाती है कि आपका जो एम्प्लॉयर होगा, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो किस तरह काम करेगा। तो जब वो एक्शंस की बात करता है कि वो कहता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब भी काम करे वो पब्लिक और उसके क्लाइंट और एम्प्लॉयर के इंटरेस्ट में होना चाहिए, यानी उनके फ़ायदे के लिए काम करे। IEEE का कोड दूसरा कोड है वो प्रोडक्ट के बारे में है कि जब भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोई प्रोडक्ट यानी सिस्टम बनाता है, प्रोडक्ट मीन जाहिर सी बात है ये कोई टूथपेस्ट वगैरह नहीं, टूथपेस्ट भी इवन एक प्रोडक्ट ही है, लेकिन हम चूँकि कंप्यूटिंग की बात कर रहे हैं तो यानी कोई भी सिस्टम बना रहा है, कोई एप्लीकेशन बना रहा है, तो वो क्या करे, हाईएस्ट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा हो, यानी जो आपके स्टैंडर्ड्स बनाने आप लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़े हुए हैं उनके अकॉर्डिंग क्या कर रहा हो, अपनी डेवलपमेंट कर रहा हो। IEEE कोड ऑफ एथिक्स में तीसरी चीज़ आ जाती है हायरार्की। हायरार्की में वो क्या कह रहा है कि जजमेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर शैल मेंटेन इंटेग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस इन देयर प्रोफेशनल जजमेंट। कि जब भी आपको कोई जजमेंट करनी पड़े तो वो क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, उस पर किसी का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। उसमें ये नहीं कि आप किसी दोस्त आपकी सिफारिश कर रहा है तो आपकी जजमेंट पे उसका असर पड़े, बल्कि आपकी जजमेंट क्या होनी चाहिए, प्रोफेशनल है आप तो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, यानी उस पर किसी का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, बल्कि वो इंडिपेंडेंट हो। मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैनेजर्स एंड लीडर्स शैल सब्सक्राइब टू एंड प्रमोट एन एथिकल अप्रोच टू द मैनेजमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैनेजर्स जितने भी उनके लीडर हैं क्या करें, मैंने जब भी अपनी टीम को मैनेज कर रहे हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करें या मेंटेन करें, तो वो एक एथिकल अप्रोच लेके चल रहे हों। ये नहीं कि अगर आप बॉस हैं तो मैं बॉस हूँ, ये वाली अप्रोच नहीं होनी चाहिए। IEEE कोड ऑफ एथिक्स पीयर्स के ऊपर वो क्या कोड ऑफ एथिक्स देने के, प्रोफेशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियर शैल एडवांस द इंटेग्रिटी एंड रेपुटेशन ऑफ द प्रोफेशन कंसिस्टेंट विद द पब्लिक इंटरेस्ट। कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब भी एज ए प्रोफेशन काम करें तो अपनी रेपुटेशन का ख्याल रखें, और वो हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट में होनी चाहिए। कि आप एक प्रोफेशन है तो आपके उस प्रोफेशन की भी जो आपकी यानी रिस्पेक्ट है आप मेंटेन रखें, आपकी वजह से उस प्रोफेशन की रेपुटेशन है तो उस पर कोई हर्फ नहीं आना चाहिए। जब भी कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपके इदारे पर कोई हर्फ आए। कॉलीग्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर शैल बी फेयर टू एंड सपोर्टिव फॉर देयर कॉलीग्स। कि जब आप एक टीम में काम कर रहे हैं, जब आप एक ग्रुप में काम कर रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को क्या होना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए अपने कोलीग्स के साथ। कि अगर किसी को कोई हेल्प रिक्वायर्ड है,
अगर कोई प्रॉब्लम में आ जाता है, अगर कोई किसी जगह पे स्टक हो जाता है, तो अगर आप एक दूसरे के साथ सपोर्टिव होंगे देन आप दूसरे के लिए हेल्पफुल होंगे। लेकिन अगर आप एक दूसरे की सपोर्ट नहीं करेंगे, इसका मतलब है कि आप एक ग्रुप में काम नहीं कर सकते, क्योंकि उस वक्त फिर लेग पुलिंग वाली सिचुएशन आ जाती है कि हर एक दूसरे को यानी आगे बढ़ता हुआ देख नहीं सकता। तो जो भी आप कहें फेयर करें, काम करें, एक दूसरे के साथ फेयर रहें। IEEE कोड ऑफ एथिक्स में सेल्फ यानी जब आपकी अपनी बारी है, वो यह कह रहा है अपने बारे में आपके ऊपर क्या कोड्स वो दे रहा है। सेल्फ पे वो कह रहा है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर शेल पार्टिसिपेट इन लाइफ लॉन्ग लर्निंग रिगार्डिंग द प्रैक्टिस ऑफ देयर प्रोफेशन। ठीक है, आपने एक 18 साल की या 16 साल की एजुकेशन के बाद एक जॉब स्टार्ट किया, आप प्रोफेशन में आ गए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी लर्निंग वहाँ पे स्टॉप हो गई है। ठीक है, आप प्रोफेशन में आ तो गए हैं, प्रोफेशनल बन तो गए हैं, मगर लर्निंग का प्रोसेस कभी भी नहीं रुकता। एंड शेल प्रमोट एन एथिकल अप्रोच टू द प्रैक्टिस ऑफ द प्रोफेशन। तो आपने अगर उसमें एक्सेल करना है तो आप क्या करते रहें, अपने आप को आगे बढ़ते रहें। कैसे बढ़ना है, यानी कुछ कोर्सेज करते रहें, ट्रेनिंग्स लेते रहें, या आगे अपनी एजुकेशन लर्निंग का प्रोसेस को कंटिन्यू रखें। प्रिंसिपल ऑफ IEEE कोड ऑफ एथिक्स को अगर हम समराइज करें तो क्या आ रहा है, हमारे पास कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं कि ऑलवेज एक्ट इन पब्लिक इंटरेस्ट, कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट में काम करे। यही हमने पहला पॉइंट देखा था। दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा था, एक्ट इन इंटरेस्ट ऑफ क्लाइंट एंड एम्प्लॉयर्स, कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है कि वो हमेशा क्लाइंट के इंटरेस्ट में, जो वो प्रोडक्ट क्लाइंट के लिए बना रहा है, और एम्प्लॉयर जिसके लिए वो काम कर रहा है उसके इंटरेस्ट में काम करे। प्रोड्यूस क्वालिटी प्रोडक्ट, कि जब भी वो कोई प्रोडक्ट बना रहा है, जब भी वो कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहा है, कोई एप्लीकेशन बना रहा है, कोई सॉफ्टवेयर बना रहा है, तो वो हमेशा क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा हो। मेंटेन इंडिपेंडेंट जजमेंट, अपनी जजमेंट को हमेशा इंडिपेंडेंट रखे, उस पर किसी का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। मैनेज एथिकली, आपकी एक टीम है, आप उसे एथिकली मैनेज करें। ये नहीं कि मैं बॉस हूँ तो बॉस इज़ ऑलवेज राइट, आप कहीं पे गलत भी हो सकते हैं। प्रोटेक्ट इंटेग्रिटी ऑफ प्रोफेशन, यानी आप हमेशा अपने प्रोफेशन की इंटेग्रिटी का ख्याल रखें, कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपके प्रोफेशन पे कोई हर्फ आए। सपोर्ट कोलीग्स, अपने कोलीग्स को सपोर्ट करें, एक दूसरे के साथ हेल्पफुल रहें, एक दूसरे के काम आएँ। परसू लाइफ लॉन्ग लर्निंग, और अपनी जो भी आपकी लर्निंग है उसको एक जगह स्टॉप ना करें, बल्कि उसको कंटिन्यू रखें, ताकि आप आगे तक और आगे जा सकें, क्योंकि लर्निंग कभी रुकती नहीं है। आप हर रोज़ हर नए दिन कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। पहले हमने देखे थे IEEE के कोड्स, अब हमारे पास जो कोड्स आए वो ACM के हैं। इसमें हमारे पास 3 तरह के आ जाते हैं। जनरल पहले कोड ऑफ एथिक्स आते हैं, उनको हम देख लेते हैं। सबसे वो कहते हैं एज एन ACM मेंबर आई विल, कि अगर मैं ACM का मेंबर हूँ तो मैं क्या देखूँगा, कॉन्ट्रीब्यूट टू सोसाइटी एंड ह्यूमन वेलबींग, कि मैं हमेशा सोसाइटी और इंसानियत के लिए काम करूँगा। ये तो एक हर इंसान के ऊपर ये फ़र्ज़ है कि आप हमेशा अपनी सोसाइटी के लिए और लोगों की फलाह के लिए काम करें। अवॉइड हार्म टू अदर्स, कि आपसे किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा, यानी मैं किसी के लिए ज़रर का बाइस नहीं बनूंगा। बी ऑनेस्ट एंड ट्रस्ट वर्दी, हमेशा ईमानदार रहें और ताकि कोई आप पे ट्रस्ट कर सके। अगर आप ट्रस्ट वर्दी नहीं हैं तो कोई भी आपसे कोई बात नहीं करेगा, ना कोई एडवाइस लेगा। बी फेयर एंड टेक एक्शन नॉट टू डिस्क्रिमिनेट, हमेशा अपने काम के साथ, अपने रिश्तों के साथ फेयर रहें और एक्शन लें, किसी को डिस्क्रिमिनेट ना करें। ऑनर प्रॉपर्टी राइट्स इंक्लूडिंग कॉपीराइट्स एंड पेटेंट, हमेशा कॉपीराइट्स और जो आपके पेटेंट्स हैं उनका ख्याल रखें, यानी कि कभी भी पायरेटेड CDs यूज़ नहीं करेंगे जो कि हम करते हैं। गिव प्रॉपर क्रेडिट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अगर आप किसी का कोई काम यूज़ कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमेशा उसको क्रेडिट दें। ये नहीं कि आपने किसी का काम ले लिया, किसी से हेल्प ले ली, लेकिन आप उसको क्रेडिट नहीं दे रहे, ये बुरी बात है। मैम, ये इंटेलेक्चुअल का क्या मतलब है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइक मैंने कोई एक पेपर लिखा है, ठीक है, या आप मेरी वेबसाइट पे मैंने एक आर्टिकल लिखा है, उसमें से मैंने उसके ऊपर काम किया। अब मैंने आपको एक प्रेजेंटेशन दी जिसमें आपने मेरा काम इस्तेमाल किया, लेकिन मेरा नाम मेंशन नहीं किया कि ये इन मिस का काम था जिसको मैं अपने काम में इस्तेमाल कर रहा हूँ। इससे कहते हैं किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं। ये देखो, इंटेलेक्चुअल यानी अल्लाह की तरफ से आपको ख़ास किस्म की इंटेलेक्चुअल चीज़ अल्लाह ताला ने आपको दी हुई है, जिसको आप इस्तेमाल करते हुए अपनी कोई चीज़ बना रहे हैं, कोई बुक पब्लिक कर रहे हैं, कोई आर्टिकल लिख रहे हैं। तो जो चीज़ इस तरह की आपकी पब्लिशिंग होती है वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। जब भी आप किसी की कोई चीज़ सोर्स इस्तेमाल करें तो उसे हमेशा क्रेडिट दें।
आप लोग जब आगे पेपर लिखोगे तो उसमें आप लोग रेफरेंस देते हैं। रेफरेंस देने का मतलब ये होता है कि हमने इस पेपर से, इस बंदे के काम से ये वाला पैराग्राफ लिया है, यानी ये हमारा काम नहीं है बल्कि हम किसी और के काम को अपने काम में इस्तेमाल कर रहे हैं। रिस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ अदर्स, हमेशा दूसरों की प्राइवेसी का ख्याल रखें। ऑनर कॉन्फिडेंशियलिटी, और हमेशा कॉन्फिडेंशियलिटी का भी ख्याल रखें, रिस्पेक्ट करें दूसरे की। हर एक की अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, हर एक के अपनी कॉन्फिडेंशियल्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो हमेशा उनको रिगार्ड करें। वो कहते हैं स्पेसिफिक प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये जो हमने पीछे देखी थी ये हमने जनरल देखी थी। अब वो कहता है कि प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के क्या कोड्स हैं ACM के। एज एन ACM कंप्यूटिंग प्रोफेशनल, हम क्या एज ए कंप्यूटिंग प्रोफेशनल हैं तो मैं क्या करूँगा, आई विल स्ट्राइव टू अचीव द हाइएस्ट क्वालिटी, इफेक्टिवनेस एंड डिग्निटी इन बोथ द प्रोसेस एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोफेशनल वर्क। कि अगर मैं एक प्रोफेशनल हूँ तो मेरी ये कोशिश होगी कि जो भी मैं प्रोसेस अपनी, कोई अगर प्रोडक्ट बना रही हूँ, कोई सॉफ्टवेयर बना रही हूँ, कोई एप्लीकेशन बना रही हूँ, तो मैं ये ख्याल रखूँगी कि उसकी हमेशा क्वालिटी एक अच्छी क्वालिटी रहे, मेरे प्रोडक्ट की भी, और मैं एक सही प्रोसेस यूज़ कर रही हूँ, और मेरा काम यानी कोई दोनों तरीके से दोनों चीज़ें हाईएस्ट क्वालिटी में अच्छी तरीके से लेके मैं चल रही हूँ। एक्वायर एंड मेंटेन प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, यानी जो मैंने अपनी अभी तक लर्निंग कर ली है उसके साथ साथ मैं आगे भी उसे कंटिन्यू रखूँ, ना सिर्फ एक्वायर करूँ बल्कि उसको मेंटेन भी करूँ। यानी आपने एक लेवल अचीव कर लिया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि अचीव करने के बाद आपने कहा बस अब मेरा काम आगे रुक गया, नहीं, बल्कि आपने आगे भी बढ़ना है और उस लेवल को मेंटेन भी रखना है। ये नहीं कि आप उस लेवल से नीचे आ जाएं। नो एंड रिस्पेक्ट एग्जिस्टिंग लॉज पर्टेनिंग टू प्रोफेशनल वर्क, इसके अलावा जितने भी आपके लॉज हैं, प्रोफेशनल वर्क से रिलेटेड लॉज हैं, ना सिर्फ आपको उनका पता होना चाहिए बल्कि आप उनकी रिस्पेक्ट भी करें, यानी उनको इम्प्लीमेंट भी करें। एक्सेप्ट एंड प्रोवाइड अप्रोप्रिएट प्रोफेशनल रिव्यू, अगर आपसे कोई रिव्यू मांगता है आप अपने काम के बारे में तो आप क्या करें, आप बीइंग अ प्रोफेशनल आप उसको क्या करें, अप्रोप्रिएट रिव्यू दें। और अगर कोई आपसे सजेशन भी मांगता है उसको एक्सेप्ट करें और एक अच्छी सजेशन दें। Give comprehensive and thorough evaluation of computer system and their impacts including analysis of possible risk। अगर आपसे, आप चूँकि प्रोफेशनल हैं, कोई सिस्टम बना रहा है, कोई आपसे अपने कंप्यूटर सिस्टम की एवेल्यूएशन करवाना चाहता है तो आप क्या करें, थोरोली एवेल्यूएट करें, देखें कि उसके अंदर क्या चीज़ें ठीक हैं, क्या चीज़ें ठीक नहीं हैं। अगर उसके अंदर कोई रिस्क हैं, कोई बग्स हैं तो उनको आप क्या करें, आइडेंटिफाई करें और उनको प्रॉपर, और कोई इम्पैक्ट है या कोई रिस्क है उन सब चीज़ों को नोट डाउन करके थोरोली क्या करें, उस सिस्टम की एवेल्यूएशन करें बीइंग अ प्रोफेशनल। ऑनर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट एंड असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, आपकी कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट्स हैं, उसके साथ एग्रीमेंट्स किया हुआ है आपने, और जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आप उनको हमेशा ऑनर करें। इम्प्रूव पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटिंग एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, और आपकी जितनी भी कंप्यूटिंग से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग है उसको इम्प्रूव करते रहें। ये नहीं कि आपने एक जगह तक लर्निंग ले ली उसके बाद आपने कहा बस, बल्कि नहीं, आपने अपनी क्या करनी है, इम्प्रूव करती रहना है अंडरस्टैंडिंग को, जितनी भी कंप्यूटिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स वगैरह। एक्सेस कंप्यूटिंग एंड कम्युनिकेशन रिसोर्स ओनली व्हेन ऑथराइज्ड टू डू सो, हमेशा जो भी आपके पास कंप्यूटिंग के रिसोर्सेज हैं, अगर आपके पास उनकी एक्सेस है, अगर आप उनके ऑथराइज यूज़र हैं देन आप उनको इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ अगर आप अनऑथराइज यूज़र हैं तो आप उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप, वो क्या था, प्रोफेशनल के अकॉर्डिंग था। अब ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप के क्या कोड्स ऑफ एथिक्स हैं। एज एन ACM मेंबर एंड एन ऑर्गेनाइजेशन लीडर आई विल, मैं मेंबर भी हूँ और एक ऑर्गेनाइजेशनल लीडर भी हूँ। आर्टिकुलेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट एंड इनकरेज फुल एक्सेप्टेंस ऑफ दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि आपकी जो आपने मेंबर्स की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, तो आप क्या करें, उनको एक दूसरे को आपको पता होना चाहिए, उनको एक्सेप्ट करें और उनको उनके ऊपर काम करें और उनको आर्टिकुलेट यानी स्प्रेड करें बाकियों में भी। मैनेज पर्सनल एंड रिसोर्स टू डिज़ाइन एंड बिल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट इन्हेंस द क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ। इसके अलावा आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं उनको ऐसे डिज़ाइन करें, उनको इम्प्रूव करते रहें ताकि आपकी वर्किंग लाइफ भी क्या करे, उसकी क्वालिटी भी इन्हेंस करे। एक्नॉलेज एंड सपोर्ट प्रॉपर एंड ऑथराइज यूजेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस कंप्यूटिंग एंड कम्युनिकेशन रिसोर्सेज,
और जितने भी आपकी ऑर्गेनाइजेशंस में कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हैं उनको आपको पता होना चाहिए और आप उनको क्या करते रहें, सपोर्ट करते रहें और सिर्फ ऑथराइज पर्सन्स ही क्या करें, उनको यूज़ करें. इंश्योर दैट यूज़र्स एंड दोज हु विल बी affected by a design have their needs clearly articulating during the assessment and design of requirement. Later the system must be validated to meet requirements. हमेशा जो भी यूज़र ने आपको रिक्वायरमेंट्स दी हैं किसी भी सिस्टम डेवलपमेंट के लिए, उनके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, अपने सिस्टम को डिज़ाइन करेंगे, उसको असेस करेंगे, ताकि अगर बाद में कोई चेंजेस आती हैं तो आपके पास अगर रिक्वायरमेंट्स दी होंगी यूज़र ने तो फिर आप क्या कर सकते हैं, उनको देखते हुए उसको वैलिडेट कर सकते हैं. Articulate and support policies and that protect the dignity of users that are affected by a computing system. जितनी भी पॉलिसीज़ आपके यूज़र के अकॉर्डिंग यूज़र की डिग्निटी के अकॉर्डिंग बनी हुई हैं कि किस तरह यूज़र्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. इसके अलावा कंप्यूटिंग सिस्टम से रिलेटेड हैं जो भी पॉलिसीज़, आप उन्हें क्या करें, आर्टिकुलेट करें, एक दूसरे को अवेयरनेस से बताएं. Create opportunities for members of the organization to learn the principles and limitation of computer system. इसके अलावा वो कह रहा है कि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, मेंबर्स काम कर रहे हैं, वो आपके कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी उसकी लिमिटेशंस हैं या उनके फ़ायदे हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको उनके बारे में पता होना चाहिए. Compliance with the code as an ACM member I will uphold and promote the principle of this code. अब मैं यहाँ का ACM में चूँकि कोड्स हैं तो इसको मैं क्या करूँगा, एज ए मेंबर मैं उन्हें अपहोल्ड भी करूँगा और क्या करूँगा, जो कोड्स मुझे पता है मैं उनको प्रमोट भी करूँगी. ट्रीट वायलेशंस ऑफ दिस कोड एज इनकन्सिस्टेंट विद मेंबरशिप इन द ACM. और जो भी कोड को अगर नहीं कर रहा, कंडक्ट नहीं कर रहा, तो वो क्या होगा, उनको एक वायलेशन समझा जाएगा ACM के रूल्स की और उनके मेंबरशिप की. तो ये था बच्चों आज का लेक्चर. अब हमने आज के लेक्चर में दो कंपनीज़ के कोड्स देखे, कोड ऑफ एथिक्स देखे, IEEE का और ACM का, दो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के हमने कोड्स की बात की. अब हम देखते हैं कि सिनेरियो कि ये जो कोड्स हमने डिस्कस किए थे इनको हम इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं. सबसे पहले आज का केस 1 देखते हैं, एथिकल डिसीजन मेकिंग, कि आप किस तरह डिसीजन मेकिंग करोगे. आप एक प्रोफेशनल हो, आपने आगे भी जाना है, तो आगे आप किस तरह डिसीजंस लोगे. वो कहता है अली इज़ अ डेटाबेस प्रोग्रामर, ठीक है, लार्ज स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम नीडेड बाय हिज कंपनी प्रोग्रामर्स आर इनकरेज टू पब्लिसाइज देयर वर्क. अली क्या एक डेटाबेस प्रोग्रामर है, तो वो कह रहा है कि कंपनी को क्या एक लार्ज स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम की ज़रूरत है. लाइक स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम यानी न्यूमेरिक डाटा से रिलेटेड, एंट्री से रिलेटेड उन्हें कोई प्रोग्राम चाहिए, जैसे एक्सेल हो सकता है, एक्सेस हो सकता है, SPSS हो सकता है, ठीक है. तो कंपनी के प्रोग्रामर्स क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं कि वो अपने काम को पब्लिसाइज करें. अली हैज़ फाउंड हिमसेल्फ स्टक ऑन अ प्रॉब्लम. अली क्या है, एक प्रॉब्लम पे जाके स्टक हो गया. ही हैज़ परसिस्टेड एट दिस फॉर सेवरल मंथ्स, और वो इस पर काफ़ी महीनों से अटका हुआ है. हीज़ मैनेजर डजंट रिकग्नाइज कम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रॉब्लम. उसका जो मैनेजर है वो जो उसका टास्क में वो स्टक है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है. शी इंसिस्ट जॉब बी कम्प्लीटेड इन फ्यू डेज, और वो इंसिस्ट कर रही है कि ये अपना जो काम है वो क्या करे, कुछ दिनों के अंदर अंदर मुकम्मल कर ले. अली रिमेंबर्स को वर्कर हैड गिवन हिम सोर्स लिस्टिंग ऑफ देयर करंट वर्क. तो अली कह रहा है कि मुझे याद आता है कि मेरे पास जो मेरे को वर्कर्स थे, यानी उसके जो कोलीग्स थे, उनके साथ जो उससे काम किया था उसके पास उसका सोर्स कोड है. ही ऑल्सो हैज़ एन अर्ली वर्जन ऑफ कमर्शियल सॉफ्टवेयर डेवलप्ड एट अनदर कंपनी. उसके अलावा एक और जो पहले वो किसी कंपनी में काम करता था, वहाँ पे जो कमर्शियल सॉफ्टवेयर बनाया था उसका भी उसके पास एक वर्जन मौजूद है, ठीक है. तो अब वो क्या कर रहा है, अली स्टडीज दिस प्रोग्राम, सीज 2 एरियाज ऑफ कोड विच कुड बी डायरेक्टली इनकॉर्पोरेटेड इनटू हिज ओन प्रोग्राम. तो वो कह रहा है कि इन दोनों की मदद से अगर इन दोनों को इनकॉर्पोरेट कर लूँ, यानी जो मेरे कोलिग्स ने काम किया हुआ है और जो मैंने पीछे कमर्शियल सॉफ्टवेयर वर्जन जो उसके पास मौजूद है, उन दोनों को मिला लूँ तो उसका सोल्यूशन उसके पास आ जाता है जिस टास्क पे वो स्टक है. ही यूजेज सेगमेंट ऑफ कोड बोथ फ्रॉम हिज कोवर्कर एंड फ्रॉम द कमर्शियल सॉफ्टवेयर. तो वो क्या कर रहा है, उन दोनों के कोड को इस्तेमाल कर रहा है. He doesn't tell anyone or mention it in the documentation. अब उसने अपना काम कर लिया, अपना टास्क मुकम्मल कर लिया, पर वो क्या कह रहा है कि वो किसी को नहीं उसने बताया और ना ही डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन किया कि मैंने ये दोनों काम इस्तेमाल किए, यानी किसी का कमर्शियल सॉफ्टवेयर से भी कोड उठाया और अपने कॉलीग्स का भी कोड यूज़ किया. ही कंप्लीट्स द प्रोजेक्ट एंड टर्न्स इट इन अ डे अहेड ऑफ टाइम. तो उसने अपना प्रोजेक्ट क्या कर लिया, टाइम से पहले ही मुकम्मल कर लिया. हाउ डज द कोड ऑफ एथिक्स हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस केस.
तो वो कह रहा है कि क्या कोड ऑफ एथिक्स हैं इसके लिए, इस केस को समझने के लिए। तो अब आपने सोचना है कि क्या कोड ऑफ एथिक्स जो अभी हमने पढ़े इन पे अप्लाई किए जा सकते हैं। मेन उसकी गलती क्या थी कि उसने बगैर परमिशन के कोड को यूज़ किया और कमर्शियल सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल किया। दिस केस हाईलाइट्स इशू इन्वॉल्विंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी उसने किसी का काम, किसी की मेहनत को इस्तेमाल किया, मगर उसको क्या किया, क्रेडिट नहीं दिया। अली वॉयलेटेड प्रोफेशनल एथिक्स इन 2 एरियाज। वो कहता है अली ने 2 तरह से प्रोफेशनल एथिक्स को ब्रेक किया, वॉयलेट किया। कैसे? फेलियर टू गिव क्रेडिट फॉर अनदर्स वर्क, कि उसने अपने कोवर्कर्स का काम किया, उनकी मेहनत इस्तेमाल की, मगर उनको क्रेडिट नहीं दिया। यूजिंग कोड फ्रॉम अ कमर्शियल पैकेज दैट वाज कॉपीराइटेड, और जो कमर्शियल पैकेज होता है वो आपका कॉपीराइटेड होता है, यानी आप किसी की भी कॉपीराइट चीज़ को इस्तेमाल नहीं कर सकते बगैर इजाज़त के। तो ये उसका क्या था, दूसरी वॉयलेशन थी। इफ़ अली ओनली लॉग टू कोवर्कर सोर्स कोड, could he then write his own program and still have an obligation to give credit? जी, वो कह रहा है कि अगर अली पहला ना यूज़ करे, कमर्शियल सिर्फ कोवर्कर का यूज़ करे, तो क्या ज़रूरी है, क्या वो अपना प्रोग्राम उससे खुद लिख सकता है बगैर क्रेडिट दिए हुए? तो भी वो कह रहा है येस, ही शुड हैव एक्नॉलेज क्रेडिट इन डॉक्यूमेंटेशन, कि उसे एक्नॉलेज करना चाहिए और अपनी डॉक्यूमेंटेशन में क्रेडिट देना चाहिए था। तो ये था केस 1। यूज़ ऑफ कमर्शियल सॉफ्टवेयर कोड वॉज ऑल्सो नॉट अप्रोप्रिएट। इसी तरह अगर हम कमर्शियल सॉफ्टवेयर की बात करें तो हम उसके कोड को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अली शुड हैव चेक टू डिटरमिन वेदर और नॉट कंपनी वॉज ऑथोराइज टू यूज सोर्स कोड बिफोर यूजिंग इट। तो अली को क्या करना चाहिए था, ये चेक करना चाहिए था कि क्या कंपनी ने ऑथराइजेशन ली थी कि हम आपका सोर्स कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तो ली थी दैन वो यूज़ कर सकता है, और अगर नहीं ली थी तो वो सोर्स कोड इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि ये कॉपीराइट इशू बनता है। इन जनरल, desirable to share and exchange intellectual materials but using software is definitely a violation of code। तो ये क्या था, violation of code था। इसी तरह हमारे पास एक दूसरा केस आता है डिसीजन मेकिंग में, एथिकल डिसीजन मेकिंग। आयशा's company has been hired by a client to build a security system. Because of cost overrun, client has decided to opt for a less secure system. आयशा's कंपनी ने क्या किया, एक क्लाइंट को हायर किया जिसके लिए वो क्या कर रहे हैं, सिक्योरिटी सिस्टम बना रहे हैं, मगर उनके पास क्या कॉस्ट कम है। तो क्लाइंट ने क्या डिसाइड किया कि हमें लेस सिक्योर सिस्टम बना दें क्योंकि हम ज़्यादा पे नहीं कर सकते। आयशा बिलीव्स इन्फॉर्मेशन दिस विल स्टोर इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव। वो कह रहा है कि आयशा का है कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, जाहिर सी बात है सिक्योरिटी सिस्टम है तो वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो उसके लिए लेस सिक्योर सिस्टम एक अच्छी ऑप्शन नहीं है। विद वीक सिक्योरिटी क्या इश्यूज हो सकते हैं? एम्प्लॉयज़ ऑन वर्क स्टेशन कुड फिगर आउट हाउ टू एक्सेस दिस डेटा। अगर आपका सिस्टम वीक होगा तो इवन जो आपके वर्क स्टेशन पे सिस्टम्स पे एम्प्लॉय बैठे काम कर रहे हैं वो भी उनको भी पता चल जाएगा कि वो डाटा को सिस्टम से एक्सेस कैसे करना है। ये अच्छी चीज़ नहीं है कि आपके एम्प्लॉयज़ आपका सिक्योर डाटा एक्सेस कर सकें। ऑनलाइन इंट्रूडर वुड ऑल्सो हैव एक्सेस। अगर आपका सिस्टम वीक होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑनलाइन इंट्रूडर भी आपके इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, हैक कर सकते हैं। आयशा फील स्ट्रांगली दैट सिस्टम शुड बी मच मोर सिक्योर। तो आयशा का क्या बिलीफ है कि उसका सिस्टम जो होना चाहिए ज़्यादा सिक्योर होना चाहिए। शी हैज़ ट्राई टू एक्सप्लेन द रिस्क। वो कह रहे हैं कि उसने कोशिश भी की एक्सप्लेन करने की कि ये रिस्की है। वट शुड आयशा सो? तो आयशा को क्या करना चाहिए? शुड शी रिफ्यूज़ टू बिल्ड द सिस्टम एज दे रिक्वेस्ट? क्या उसे ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिसकी वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं? वो कह रहे हैं अप्लाइंग द कोड। अब हम क्या कर रहे हैं, कोड अप्लाई करने लगे हैं। दिस केस हाईलाइट्स इशू इन्वॉल्विंग प्राइवेसी। ये किस चीज़ को कर रहा है, प्राइवेसी को इन्वॉल्व कर रहा है, केस हाईलाइट कर रहा है। कंपनी ऑफिसर्स हैव एन ऑब्लिगेशंस टू प्रोटेक्ट प्राइवेसी ऑफ देयर एम्प्लॉयज़, देयरफॉर दे शुडंट एक्सेप्ट इनएडिक्वेट सिक्योरिटी। तो क्या है, ये कंपनी की ऑब्लिगेशन होनी चाहिए कि वो हर एक की प्राइवेसी का ख्याल रखे। तो इसलिए उसको जो अगर वो लेस सिक्योर सिस्टम को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए। आयशा's फर्स्ट ऑब्लिगेशन, आयशा की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अटैम्प्ट टू एजुकेट कंपनी ऑफिसर्स, कि वो क्या करें, जो आपके कंपनीज के एम्प्लॉय हैं उनको एजुकेट करें कि ये चीज़ ठीक नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू अगेंस्ट द लॉ है, ये कंपनी रूल्स हैं। इफ़ दैट फेल्स शी नीड्स टू कंसिडर हर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस इन ऑनरिंग असाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो कहते हैं कि अगर वो ऑफिशियल्स को, जाहिर सी बात है कि ऑनर्स को नहीं एजुकेट कर पाती तो उसका क्या काम है कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को देखे कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में क्या ऑब्लिगेशंस हैं, देन वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो उसको साइन की गई हैं उनके तहत फिर वो क्या करे, अपना काम करे। वी डोंट हैव आयशा's कॉन्ट्रैक्ट बट शी मे हैव टू चूज़ बिटवीन हर कॉन्ट्रैक्ट एंड हर ऑब्लिगेशंस टू ऑनर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। तो वो कह रहे हैं कि अब चूँकि इस वक्त हमारे पास क्या है, आयशा का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है,
लेकिन उसको चूज़ करना है अपने कॉन्ट्रैक्ट और अपनी ऑब्लिगेशंस में से, यानी प्राइवेसी और सिक्योरिटी में से वो क्या चूज़ करती है। तो मोरल तो यही है कि वो ऐसा लेस सिक्योर सिस्टम ना बना के दे, क्योंकि ये गलत चीज़ है। क्योंकि प्राइवेसी आपके कोड ऑफ एथिक्स में मेन पॉइंट है कि आप दूसरों की प्राइवेसी का भी ख्याल रखेंगे। तो आप अपने डाटा को लीक नहीं करवा सकते, ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो डिपेंड करता है कि किस तरह का सिचुएशन है और किस तरह की आपने अप्रोच लेनी है। तो ये थे 2 सिनेरियोज़ जो हमने आज के जो लेक्चर है उसके अकॉर्डिंग उनको अप्लाई करके देखा। मेरा ख्याल है आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा।